नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के दौरान भारत और इजराइल के बीच कई अहम क्षेत्रों में समझौते हुए। इन समझौतों पर यरूशलेम में पीएम मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते एआई, साइबर सुरक्षा, शिक्षा, कृषि, जियोफिजिकल एक्सप्लोरेशन, मेरीटाइम हेरिटेज, फिशरीज, एक्वाकल्चर और कॉमर्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करते हैं। साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। यूपीआई सिस्टम के लिए भारत और एनपीसीआई और इजराइल की मसाओ के बीच में एमओयू को लेकर भी समझौता शामिल है। साथ ही साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट से नवाजा गया है। खास बात यह रही कि इजरायली संसद को नेसेट को भारतीय तिरंगे की थीम पर सजाया गया था। इजरायली संसद में संबोधित करते हुए पीएम ने आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाया और उन्होंने कहा, कोई भी चीज आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकती। अपने भाषण में खास तौर पर उन्होंने आतंकवाद और आम सिविलियंस की सुरक्षा को लेकर जोर दिया और साथ ही साथ आम लोगों पर मंडरा रहे खतरे का जिक्र भी किया। तो तमाम जो दौरे को लेकर जो बातें कही जा रही थी इजराइल को लेकर, उसमें सबसे बड़ी बात क्या रही कि उन्होंने कहा कि हमें अपनी दोस्ती पर गर्व है। ये दोनों के शब्द थे और ख़ास तौर पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद अपनी कार लेकर मोदी को वहाँ पर उन्होंने एयरपोर्ट से पिकअप किया। साथ में तीन तरीके की जो उन्होंने बातें कही। सबसे बड़ी बात ये कही कि जिस तरह से भारत और इजराइल के बीच जो दोस्ती है वो इससे और गहरा होगा। सबसे बड़े सम्मान, जिस सम्मान से अभी तक इजराइल ने किसी भी अतिथि को नहीं नवाजा, यानी स्पीकर ऑफ द नेसेट, जो संसद का सर्वोच्च सम्मान होता है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसे नवाजा गया है। रक्षा समझौते जिसमें किए गए हैं, जिसमें 16 प्रकार के अस्त्र शस्त्र आयात निर्यात की वो बात कही गई है। हेक्सागन गठबंधन की बात की गई है। आतंकवाद को लेकर पीएम ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी तरीका, कोई भी समाज आम लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं आतंकवाद के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा, उसे सही नहीं ठहराते हैं और इस पर कड़े कदम उठाने के लिए सभी को एक साथ आने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। ये तमाम जो चीज़ें हैं, खास तौर पर जो इजराइल दौरे को लेकर जो आपको बता रहे हैं हम, कि इजराइल दौरे में ये कुछ चीज़ें ऐसी रही जो मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। और पीएम ने साफ तौर पर अपना फोकस जो रखा था वो फोकस था कि आम लोगों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने बार बार आतंकवाद को लेकर बात कही कि ये आतंकवाद केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के आम लोगों के लिए एक चिंता का सबब है, जो उनकी सुरक्षा पर मंडराता हुआ एक खतरा है। इसके साथ ही साथ खासतौर पर अगर हम रक्षा समझौते की बात करें तो इसमें 16 प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र हैं उनके आयात निर्यात की बात हुई है। कई ऐसे मशीनरीज हैं उन शस्त्रों के निर्माण में जो इजराइल द्वारा हमें दिए जाएंगे और इसके अलावा कुछ जो तकनीकें हैं हमारे, वो तकनीक का जो लाभ है वो इजराइल हमसे उठाएगा। तो यानी कि कह सकते हैं कि भारत और इजराइल के बीच, देखिए आप कभी भी किसी हमले के दौरान, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लें, चाहे वो ऑपरेशन वो कारगिल की बात कर लें, इन तमाम मौक़ों पर इजराइल ने खुलकर भारत से अपनी दोस्ती जाहिर की है। ऑपरेशन सिंदूर के समय जब सभी देशों ने एक तरह से ढके छिपे शब्दों में भारत का समर्थन किया, तो वहीं इजराइल ऐसा पहला देश था जिन्होंने सीधे तौर पर खुले मंच पर यह दोहराया कि वो इस पूरी लड़ाई में भारत के साथ है। तो आपको बता दें, शंकराचार्य स्वामी और युक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। पुलिस सूत्रों की माने तो उनके साथ कुकर्म की पुष्टि हुई है। बुधवार को पुलिस ने पीड़ित नाबालिगों का मेडिकल टेस्ट कराया। 2 डॉक्टरों के पैनल ने प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में ये मेडिकल टेस्ट किया। इसके बाद रिपोर्ट बंद लिफाफे में गुरुवार को जांच अधिकारी को सौंप दी गई। अब इसे शुक्रवार को
कोर्ट में पेश किया जाएगा। इधर शंकराचार्य के वकील को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके मोबाइल पर बुधवार देर रात एक धमकी भरा मैसेज आया जिसमें लिखा था कि वाराणसी कचहरी को बम से उड़ा दिया जाएगा, उसके साथ में तुम्हें भी। ये भी जान लीजिए कि फिलहाल प्रयागराज पुलिस 4 दिनों से वाराणसी में डेरा डाले हुए और कभी भी पुलिस शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है। शंकराचार्य और मठ को लेकर एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे। आशुतोष महाराज ने 7 करोड़ के लेन देन का खुलासा किया है, जिसमें लेखिका भूमिका द्विवेदी ने मठ में सीक्रेट रूम और स्विमिंग पूल होने की बात भी कही है। तो बता दें, करोड़ों के लेन देन का भी आरोप अब सामने आया है। इसके साथ ही साथ भूमिका द्विवेदी जो लेखिका हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि सीक्रेट रूम बनाए गए हैं उनके मठ में और साथ ही साथ वहाँ पर स्विमिंग पूल भी हैं, मतलब तमाम ठाठ के सामान वहाँ पर रखे गए हैं। आरोप यह है कि बटुक जो वहाँ पर रहते थे, जो शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करते थे, उनसे कुकर्म किया जाता था। ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ आरोप है, जिसकी पुष्टि हो चुकी है। बड़ी बात यह है, संभावना ये बताई जा रही कि कहीं 1 या 2 दिन के भीतर पूछताछ के बाद तुरंत उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। वाराणसी पुलिस इस दिनों वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। तो आपको बता दें कि सीक्रेट रूम के अलावा वहाँ पर जो है स्विमिंग पूल बनाया गया है। सीक्रेट रूम में कहा गया है कि वहाँ पर जो है तमाम अनैतिक कार्य होते थे। 7 करोड़ से ज़्यादा के अनैतिक लेन देन के भी आरोप लगे हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि वहाँ पर जो आशुतोष महाराज के द्वारा जो खुलासा किया गया है कि कई तरह के अनैतिक जो कार्य हैं वो उस मठ में, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मठ में अंजाम दिए जाते थे। इधर मेडिकल रिपोर्ट में अब आपको पूरी ये पृष्ठभूमि बताते हैं कि कहाँ से ये विवाद शुरू हुआ था। ये विवाद शुरू हुआ था माघी पूर्णिमा के मेले से, प्रयागराज से, जब अविमुक्तेश्वरानंद ने इस पूरे मामले को जो है वो अपने बयान दिए थे और वहीं पर विवाद की शुरुआत भी हुई थी। मामला हम आपको बताते हैं किस तरह से पूरे विवाद की शुरुआत हुई। उसके बाद सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए और उन आरोपों के बाद शंकराचार्य के ऊपर इस तरह की गाज गिरनी शुरू हुई है। प्रयागराज माघ मेले में ये विवाद शुरू हुआ था जब उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें शाही स्नान नहीं करने दिया गया, रोक दिया गया पुलिस के द्वारा मौनी अमावस्या के दिन। वहीं पुलिस का इसमें यह भी तर्क था कि चूंकि शाही स्नान में किसी प्रकार के जो है वो घोड़े या फिर जो है उनकी शाही रथ की अनुमति नहीं थी, तो उसको लेकर उन्हें रोका गया था, जिससे नाराज होकर शंकराचार्य उस समय वहां से चले आए थे। इसके बाद जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने 8 दिन बाद पुलिस से शिकायत की, जिसमें कहा गया कि उस दौरान महाकुंभ 2025 के दौरान और माघी मेले के दौरान बच्चों से, यानी बटुकों से, जो कि उसमें रहते हैं वहाँ पर मठ में अविमुक्तेश्वर के, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। ये तमाम तरह के आरोप लगे। फिर 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई और 13 फरवरी को 2 बच्चों को बतौर गवाह वहाँ पर पेश किया गया। उन बच्चों के जो है कलमबंद बयान हुए। 21 फरवरी को कलमबंद बयान धारा 164 के तहत वहाँ पर दर्ज किए गए कोर्ट में। इसके बाद तमाम प्रक्रिया शुरू हुई। कोर्ट के आदेश पर ही झूंसी थाने में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एवं उनके सहयोगियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई पॉक्सो एक्ट के तहत। तो उसमें उनके शिष्य मुकुंदानंद हैं, उनको भी आरोपी बनाया गया, साथ में 2 अन्य सहयोगियों के भी नाम लिया गया है। और एडिशनल कमिश्नर पर उन्होंने फिर 24 फरवरी को स्वामी जी ने वहाँ पर साजिश रचने का आरोप लगाया। इसके बाद तमाम मुश्किलों को देखते हुए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 दिन पहले अपनी अग्रिम जमानत याचिका पेश की, जब उन्हें लगा कि पुलिस किसी भी समय उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। एडिशनल कमिश्नर पर आरोप लगाने के बाद पुलिस ने इस तरह के किसी भी तरह के संभावना भी व्यक्त की थी कि अगर जो सबूत है वो ठोस पाए गए, अगर मेडिकल रिपोर्ट सही पाई गई, गवाहों के जो बयान है वो सही पाए गए, तो शंकराचार्य की गिरफ्तारी हो सकती है। और इसी के बाद आनन फानन में अग्रिम जमानत याचिका जो है वो वहाँ पर पेश की गई। तो पूरा मामला जो है माघी पूर्णिमा मेले में वहाँ पर शाही स्नान को शुरू किया गया, जब उन्होंने प्रशासन पर तमाम तरह के आरोप लगाए। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने प्रशासन को ही नहीं, मुख्यमंत्री समेत तमाम लोगों को घेरा और काल नेमी तक नाम दे दिया उन्होंने योगी आदित्यनाथ को। साथ ही साथ जो एडिशनल कमिश्नर हैं उन पर भी उन्होंने साजिश रचने का, उन्हें गिरफ्तार करने और उनकी छवि खराब करने की साजिश रचने का आरोप तक लगा दिया गया।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनसीईआरटी के जुडिशियल करप्शन चैप्टर विवाद में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। शिक्षा मंत्रालय ने कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यह जुडिशरी को बदनाम करने की एक गहरी सोची समझी साजिश लगती है। बेंच ने कहा कि एनसीईआरटी के आधिकारिक कम्युनिकेशन में माफी का एक भी शब्द नहीं है, बल्कि उसमें इस सामग्री को सही ठहराने की कोशिश की गई है। सीजेआई ने साफ तौर पर कहा कि जिम्मेदार लोगों को पहचान करना और उनका कर्तव्य है और इस मामले में जवाबदेही तय होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा सचिव को नोटिस जारी किया। वहीं क्लास 8 की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक में जुडिशियल करप्शन विवाद पर एनसीईआरटी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। एनसीईआरटी ने कहा कि जुडिशरी का बहस सम्मान करते हैं। किताब में गलती अनजाने में हुई है और एनसीईआरटी को उस चैप्टर में गलत मटेरियल शामिल करने का अफसोस है। एनसीईआरटी ने 24 फरवरी को क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस की नई टेक्स्ट बुक जारी की, जिस ये किताब एकेडमिक सेशन 2026-27 से स्कूलों में पढ़ाई जानी थी। इसका पहला पार्ट जुलाई 2025 में रिलीज किया गया। किताब का नाम एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2 है। इसमें द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी चैप्टर के अंदर करप्शन इन द जुडिशरी का टॉपिक भी जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार, बड़ी संख्या में पेंडिंग मामलों और जजों की भारी कमी जुडिशियल सिस्टम के सामने प्रमुख चुनौतियों में शामिल है। विवाद बढ़ने के साथ ही एनसीईआरटी ने किताब की बिक्री पर रोक लगा दी। साथ ही कहा कि विवादित चैप्टर को फिर से लिखा जाएगा। लेकिन आपको बताएं, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इसमें करप्शन की परिभाषा लिखी गई है, उसके कारण को कहा गया है और जिस तरह से पूरे जुडिशरी सिस्टम को इसमें जोड़ा गया है, तो उसको लेकर जो है वो खासा तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट नाराज दिखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी इस तौर पर व्यक्त की कि अगर आपने गोली चलाई है, आपने गोली मारी है, तो आपको जो है इसकी सजा तो मिलेगी। ये सबसे बड़ा उन्होंने वर्डिक्ट जो आज उन्होंने दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इस वर्डिक्ट को बेहद अहम माना जा रहा है। तो 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब है, जिसका दूसरा चैप्टर जारी हुआ है और इस किताब 2026-27 के स्कूलों में इस मतलब अगले सेशन से, इस अप्रैल के बाद जो है अगले सेशन से इसकी पढ़ाई होनी थी। किताब का एक चैप्टर है जिसके लेकर ये तमाम विवाद हुआ। एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की किताब सोशल साइंस की, जिसमें एक चैप्टर है जुडिशल करप्शन के नाम से ये चैप्टर जोड़ा गया है, जिसमें ये तमाम बातें कही गई है कि करप्शन जो है वो हर लेवल पे पहुंच चुका है और इवन जजों की कमी, पेंडिंग मामलों को जल्दी निपटाने की होड़ के चलते जुडिशरी में भी करप्शन जो है फैल चुका है। इसके बाद ही तमाम जो है उसमें स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया और सीजेआई ने फिर से इस मामले में तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, जैसे शिक्षा विभाग हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज जो विभाग हैं उनको, इसके अलावा एनसीईआरटी को, उन तमाम लोगों को नोटिस जारी कर जो है इसमें जवाब देने के लिए कहा। जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने बिना शर्त इस चैप्टर को लिखे जाने की, वहां पर जोड़े जाने के लिए माफी मांगी। तो वहीं एनसीईआरटी ने इसे एक तकनीकी गलती बताया है और कहा कि भूलवश ये चैप्टर उसमें जोड़ दिया गया है, जो ये चैप्टर फिर से लिखा जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर आपने गोली चलाई है तो आपको सजा तो मिलेगी, यानी कि आपने गलती की है और ये गलती वैसी गलती नहीं है जो अनजाने में की जाए, क्योंकि पूरे विश्लेषण के साथ भ्रष्टाचार की परिभाषा जो है लिखी गई है, पूरे विश्लेषण के साथ भ्रष्टाचार की अगर परिभाषा लिखी गई तो उसमें जुडिशरी को भी जोड़ा गया है और विवाद यहीं शुरू होता है और नाराजगी जो है सुप्रीम कोर्ट की यहीं से शुरू होती है कि आपने अगर गोली चलाई है तो सजा तो मिलेगी। और इस विशेष बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7।